दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान विषय हेतु प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंतर्गत दिसंबर 2008 का व्याख्यात्मक हल और विश्लेषण, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसे तैयार कर लीजिए ताकि परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों को सही अटेम्प्ट कर सकें। इसमें हम राजनीति विज्ञान के कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2008 राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, इसका पहला प्रश्न राजनीतिक सिद्धांत और विचार से है। ये है कि प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जाता है। ऑप्शन है आपके वेद, अर्थशास्त्र, शुक्र नीतिसार और भगवत गीता। तो सही उत्तर है दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में सबसे पहले व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत पाए जाते हैं और अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा की गई और मूल रूप से यह राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुफा और परछाइयाँ का विचार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्लेटो से। प्लेटो ने ज्ञान के सिद्धांत की चर्चा की और इसके अंतर्गत उसने गुफा और परछाई की व्याख्या की है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने कहा है कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल के द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा। तो ये प्रसिद्ध कथन मैकियावेली का है और मैकियावेली प्रिंस को या राजा को ये सलाह देता है कि आवश्यकता पड़ने पर राजा को साम दाम दंड भेद सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। और उसी क्रम में वह कहता है कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो जहाँ पर सुख और दुख की बात आती है दोस्तों, वहाँ पर आपका सही उत्तर होगा बेंथम। जेरेमी बेंथम जो कहता है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख की बात करता है और सुख दुख के समाकलन का सिद्धांत जेरेमी बेंथम द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्विरोध का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ऑप्शन है आपके माओ, हाब्स, मिल और लॉक। तो सही उत्तर है माओ। माओ का अंतर्विरोध का सिद्धांत साम्यवादी दर्शन की एक महत्वपूर्ण देन है और अंतर्विरोध के सिद्धांत के अनुसार समाज में अंतर्विरोध बने रहते हैं और ये तुरंत समाप्त नहीं होते। इन्हें समाप्त करने के लिए निरंतर क्रांति करनी पड़ती है, ऐसा माओ का विचार है। तो आप स्पष्ट हो जाइए, अंतर्विरोध का सिद्धांत जो है वो माओ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक मत की समस्या किसके द्वारा सुलझाई गई? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अल्पसंख्यक मत की जो समस्या थी वो लॉक के द्वारा सुलझाई गई और लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर एक ऐसे राज्य की व्यवस्था की है या स्थापना की है और उसके द्वारा अपने ग्रंथों में राज्य पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि उसका राज्य सहमति पर आधारित था और अल्पसंख्यक मत की समस्या लॉक के द्वारा सुलझाई गई। अगला प्रश्न जो है वो कथन कारण से संबंधित है। तो देखते हैं, कथन है कि नाजिक स्वेच्छावादी था। रॉबर्ट नॉजिक जो है वो स्वेच्छावादी था। कारण है कि नाजक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यथोचित संपत्ति का समर्थन किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ए है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो आइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सूची 1 में जो कुछ जो हैं वो अवधारणाएं दी गई हैं उनसे संबंधित विचारकों का सुमेलन कराना है। स्वेच्छावाद ये नाजिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। उपयोगितावाद आप जानते हैं कि बेंथम, उपयोगितावाद को इसीलिए बेंथमवाद भी कहा जाता है। सिविल सोसाइटी हीगल द्वारा दिया गया विचार है और स्वराज का विचार भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी किसने परिभाषित किया है? तो पैरेटो ने अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी कहकर बुलाया है।
अब अगला जो खंड है तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से, उससे संबंधित जो पहला प्रश्न है कथन कारण से है। कथन है उत्तर व्यवहारवाद में आदर्श मूलक तत्व शामिल हैं। कारण है आपका या तर्क है कि ईस्टन ने राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों की प्रासंगिकता को स्वीकार किया है। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन ए सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण ए की जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। 1960 के दशक में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद पर प्रबल आक्रमण किया और उत्तर व्यवहारवाद राजवैज्ञानिकों से मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज और राज्य व्यवस्था के रक्षा के लिए आगे आने के लिए आह्वान किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ घटनाएं हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। इसमें है रसिया की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और गौरवमयी क्रांति। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों गौरवमयी क्रांति पहले, उसके बाद अमेरिकन क्रांति, फिर फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद रसियन क्रांति। तो इसका जो सन है यानी जो ईयर है उनके घटित होने का उसको देख लेते हैं। गौरवमयी क्रांति इंग्लैंड में 1688 में घटित हुई थी, अमेरिकी क्रांति 1776 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। तो ये है विभिन्न क्रांतियों का सही क्रम। अगला प्रश्न है किसने राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण से स्वाधीन किया? तो ये विचारक हैं दोस्तों सैमुअल हंटिंगटन। सैमुअल हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण से स्वाधीन किया था। अगला प्रश्न है संप्रेषण सिद्धांत से संबंधित। संप्रेषण सिद्धांत में भावी परिणामों की भविष्यवाणी के जवाब में कार्य संपादन की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अग्रगामिता। संप्रेषण सिद्धांत में अग्रता का अर्थ है कि अपनी प्रस्तावित कार्रवाई के भावी परिणामों का पहले से ही अनुमान लगाकर व्यवस्था इस ढंग से कायम करे कि वह निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये संप्रेषण सिद्धांत में भावी परिणामों की भविष्यवाणी के जवाब में जो कार्य संपादन की योग्यता है उसे अग्रगामिता या लीड कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसने भावी परिणामों की क्षमता को संपादन करने की योग्यता को कहा है? तो ये हैं दोस्तों डुअर्जर, मॉरिस डुअर्जर। इन्होंने अपनी रचना पॉलिटिकल पार्टीज में कहा है कि भावी परिणामों की भविष्यवाणी के जवाब की क्षमता को कार्य संपादन की योग्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कुछ पुस्तकें दी गई हैं, इनमें से कौन डेविड ईस्टन की कृति है? तो दोस्तों डेविड ईस्टन की जो रचना है वो है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन का व्यवस्था विश्लेषण यानी ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये जो है डेविड ईस्टन की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं मैक्स वेबर के नौकरशाही के मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक कौन कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं रॉबर्ट मर्टन, एम क्रोजियर, फ्रेडरिक्स और कार्ल ड्यूस। तो इन चारों विचारकों में से कौन कौन विचारक हैं जो मैक्स वेबर के नौकरशाही के मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक हैं? तो 1, 2 और 3 यानी रॉबर्ट मर्टन, एम क्रोजियर और फ्रेडरिक्स जो हैं दोस्तों ये मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक हैं। और वेबर का नौकरशाही सिद्धांत वैधानिकता या कानूनी प्रभुत्व के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका राजनीतिक सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियां कायम रखी जाती हैं और बदली जाती हैं। तो ये सही है दोस्तों। कारण देखिए, कारण है कि परिवार, स्कूल, समान उम्र के समूह, रोजगार के दौरान अनुभव, जन माध्यम और राजनीतिक व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष संपर्क सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता होते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प ए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन देखिए, न्यायिक विवेचन की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है। कारण क्या दे रहे हैं? कारण है दोस्तों कि यूएस सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करता है। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है।
अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति से संबंधित, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करवाना है। तो आप बहुत आसानी से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करवा सकते हैं। ड्यूस का है दोस्तों ग्रहीता या संग्रहण केंद्र। रिक्स का है विकास फंदा। इसके अलावा पैरेटो का जो सिद्धांत है वो है प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, मशीनी राजनीति और गुंडागर्दी के साथ अभिन्न समझना। और हंटिंगटन का है आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया। तो इस हिसाब से आपका उत्तर ए सही हो जाएगा और आप सही आप इनका मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है कि आर्थिक विकास संकीर्ण बंधनों के महत्व को गैर संकीर्ण आर्थिक बाध्यता के द्वारा कम कर देता है। कारण है कि सांप्रदायिक झगड़े ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो दोस्तों इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। एक प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, विंसेंट डी गोर्ने और स्पेंसर। तो हड़बड़ी में दोस्तों मैक्स वेबर उत्तर मत मारिएगा। हालांकि मैक्स वेबर ने नौकरशाही के संबंध में सबसे अधिक प्रामाणिक व्याख्या किया है। नौकरशाही से संबंधित विचार मैक्स वेबर के हैं, लेकिन नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो एक फ्रांसीसी विचारक हैं विंसेंट डी गोर्ने। इनके द्वारा ही नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन नौकरशाही शब्द की व्याख्या और विश्लेषण मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित है। कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही कथन कौन से हैं। पहला कथन है कि महारानी हमेशा कैबिनेट की सलाह पर कार्य करती हैं, तो ये सही है इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में। दूसरा है कि कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये सही कथन है। और चौथा है कि न्यायालय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, तो ये दोस्तों गलत है। इसलिए आपके ऑप्शन 1, 2 और 3 सही होंगे। 1, 2 और 3 यानी ये ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संबंध में सही है कि कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को असीमित शक्तियां प्राप्त होती हैं और इसे ही संसद की संप्रभुता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। प्रतिपक्ष त्याग कानून रखा गया है। प्रतिपक्ष त्याग कानून रखा गया है। ऑप्शन है आपके प्राकथन या प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों के चैप्टर में, संविधान की 6ठी अनुसूची में और संविधान की 10वीं अनुसूची में। तो दोस्तों अगर जो आप प्रतिपक्ष त्याग को शुद्ध हिंदी ये है शब्द, लेकिन आप इसको सामान्य बोलचाल की हिंदी में परिवर्तित करेंगे तो इसका अर्थ होगा दल बदल कानून। तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर है, सही उत्तर है डी, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों मत देते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में याद रखिएगा संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन जहां राष्ट्रपति के जो चुनाव में विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा सदस्य नहीं, केवल संसद के सभी सदस्य यानी मनोनीत और निर्वाचित दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? ऑप्शन है आपके धर्मनिरपेक्ष, संघीय, प्रजातांत्रिक और समाजवादी। तो संघीय शब्द जो है ऑप्शन बी आपका सही है। भारत के संविधान में संघीय शब्द शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मूल परंतु अपील संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। बी ऑप्शन है कि भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है। सी है संघ और राज्यों के बीच विवादों के संबंध में एकमात्र क्षेत्राधिकार है। डी है कि मौलिक अधिकारों को लागू करता है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो होंगे दोस्तों वो हैं सी और डी, यानी जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो संघ और राज्यों के बीच विवादों के संबंध में एकमात्र क्षेत्राधिकार है, और डी जो है आपका कि मौलिक अधिकारों को लागू करता है, तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है।
अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? तो सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन सन 2000 में किया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों कि नेहरू ने कहा था कि किसी के शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य के प्रभु के विरुद्ध अपराध है। कारण है कि सब व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे हैं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा आपका। ए सही है लेकिन आर गलत है। तर्क के हिसाब से माना जाए तो सभी व्यक्ति समान जन्मे हैं और तब ये जाकर कथन सही होता, लेकिन यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। यहाँ देखिए कुछ कूट संकेत हैं, उनका प्रयोग करते हुए घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। देखिए सबसे पहले है सज्जन सिंह केस, ये है आपका सज्जन सिंह केस सबसे पहले, ये 1964 का है। उसके बाद आता है गोलकनाथ केस 1967 का। उसके बाद देखिए तीसरे स्थान पर आपका आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो है 1973 का है। और उसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 का है। तो 4, 2, 1, 3 जिस ऑप्शन में आपके 4, 2, 1, 3 हो यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो घटनाएं हैं या भारतीय संविधान के जो ये मील के पत्थर माने जाते हैं, ये जो कानूनी व्याख्याएं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन वादों में की गई, तो उनका सही कालक्रम इस प्रकार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उद्भव कब हुआ? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में। लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत हुई थी और कामागाटा मारू घटना 1914 में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो यहाँ पर राज्य और 14वीं लोकसभा सदस्यों की संख्या का सुमेलन कराना है। तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में देखिए 48 लोकसभा सीटें थी, पंजाब में 13, गोवा में आपका जो हो जाएगा 2 लोकसभा सीटें और सिक्किम में 1। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसद में बजट पेश करते समय कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है आपके रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति। तो दोस्तों सही उत्तर है वित्त मंत्री, यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो संसद में बजट पेश करते समय सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और बजट आधुनिक राज्यों में राष्ट्र की आर्थिक नीति को संचालित और नियंत्रित करने का प्रमुख साधन होता है। आम बजट को वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में किसकी सिफारिशों के आधार पर 1996 में लोकपाल संस्था का सुझाव दिया गया था? तो दोस्तों ये था प्रशासनिक सुधार आयोग। इसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में एक लोकपाल यानी ऑम्बुड्समैन स्थापित करने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कौन सा कार्य संपन्न किया जाता है? ऑप्शन है आपके बजट को प्रस्तुत करना और पारित करना, बी है बजट की क्रियान्विति, सी है राष्ट्रीय लेखाकरण और डी है लेखा परीक्षण। तो दोस्तों जैसा कि नाम से स्पष्ट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका कार्य है लेखा परीक्षण। तो ऑप्शन डी आपका सही है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका काम जो होता है लोक वित्त का संरक्षण करना और देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां, वेतन, भत्ते लिए जाते हैं। तो ये है दोस्तों भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति की परिलब्धियां और वेतन, उसके कार्यालय के अन्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती हैं। सही है। इसके अलावा कारण है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को दी गई वार्षिक धनराशि का निर्धारण राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों
ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लोक प्रशासन से संबंधित है। लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्न अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? भर्ती, विज्ञापन, साक्षात्कार और लिखित परीक्षा में लोक सेवकों की जो नियुक्ति की जाती है उनका सही क्रम सबसे पहले विज्ञापन आता है, उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा होती है, फिर उसके बाद जो है साक्षात्कार होता है और तब फिर भर्ती होती है। तो सही आपका उत्तर हो जाएगा 2, 4, 3, 1। तो इस आधार पर सही ऑप्शन आपका है ए 2, 4, 3, 1। यानी भर्ती जो प्रक्रिया होती है सबसे पहले विज्ञापन जारी होता है, उसके बाद लिखित परीक्षा, फिर साक्षात्कार और उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। आइए देखते हैं। संथानम कमेटी, तो संथानम कमेटी भ्रष्टाचार की रोकथाम। अशोक मेहता समिति पंचायती राज की 2 स्तरीय व्यवस्था। कोठारी समिति जो है ये नव भर्ती करने की नीति और चयन के तरीके। और फकलान समिति जो है वो ब्रिटिश सिविल सर्विस का पुनर्गठन से संबंधित थी। तो इन कूटों के मिलान से आप सही उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए हर्बर्ट ए साइमन का उपागम कौन सा है? तो साइमन का उपागम है दोस्तों व्यवहारवादी उपागम। और व्यवहारवादी उपागम ऐसा उपागम होता है जिसका उद्देश्य लोक प्रशासन के अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के निकट संपर्क में लाना है। अगला प्रश्न अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो पहला प्रश्न है वो है शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो है युद्ध, यथापूर्व स्थिति, असंतुलन और संतुलन। तो शक्ति सिद्धांत के जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत होता है उसका लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति यानी स्टेटस क्यो। तो कुल मिलाकर शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है उसका लक्ष्य होता है कि स्थिति जैसे है वैसे बनी रहे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा चैप्टर राष्ट्र संघ के प्रसंविदा के अनुच्छेद 16 का प्रतिरूप है? तो ये है चैप्टर 7। चैप्टर 7 जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चैप्टर 7 जो है राष्ट्र संघ के प्रसंविदा के अनुच्छेद 16 का प्रतिरूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। यथार्थवादी विचारक हैंस मार्गेनथाउ हैं, उनके अनुसार शक्ति के संतुलन के पैटर्न कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है आपके सीधे विरोध का पैटर्न, प्रतिस्पर्धा का पैटर्न, समर्थन का पैटर्न और पारस्परिक विश्वास का पैटर्न। तो हैंस मार्गेनथाउ चूँकि एक यथार्थवादी विचारक हैं और ऐसे देखा जाए तो सीधे विरोध का पैटर्न और प्रतिस्पर्धा का पैटर्न यानी ऑप्शन 1 और 2 आपके सही हैं। उनके अनुसार शक्ति संतुलन के पैटर्न में सीधे विरोध और प्रतिस्पर्धा का पैटर्न शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो कुछ संस्थाएं हैं उनके उद्भव के अनुसार उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये संस्थाएं हैं नैम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन, WTO विश्व व्यापार संगठन, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO और सेप्टा। तो सही कालानुक्रम है नैम। नैम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1964 में की गई थी। उसके बाद नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 1974 में। उसके बाद देखिए सेप्टा 1991 में लागू किया गया था और WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है? तो कूटनीति दोस्तों, कूटनीति को राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण समझा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा देश NPT का हस्ताक्षर करता नहीं है? यूनाइटेड किंगडम, USA, फ्रांस और भारत। तो भारत जो है वो परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर करता देश नहीं है। भारत, फ्रांस, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पाकिस्तान ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और NPT पर जो हस्ताक्षर है 1968 में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्क का सचिवालय यानी दक्षेश या दक्षिण एशिया के देशों का जो संगठन है सार्क, उसका सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं काठमांडू में स्थित है सार्क देशों का सचिवालय। इसके 8 सदस्य हैं। अंतिम सदस्य अफगानिस्तान है और सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी कौन है? तो यहाँ पर जिन संगठनों की बात की गई है, आसियान, एपेक, OIC और EU, इन सब में से जो भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है वो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन आदि देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन कारण से संबंधित। कथन है आपका, शांति स्थापना प्रयास युद्ध स्थितियों को स्थिर कर देता है बजाय उनका समाधान करने के। कारण है कि शांति स्थापन प्रयास का US चार्टर में जिक्र ही नहीं किया गया है। तो दोस्तों ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि शांति स्थापना के प्रयास का US चार्टर में जिक्र किया गया है और उसकी स्थापना भी दुनिया में शांति और व्यवस्था के लिए ही की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो 49वां प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, आदर्शवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित है जो देश की विदेश नीति को आकार देते हैं। तो ये सही है। इसके अलावा कारण है कि USA तानाशाह शासन प्रणाली का अक्सर समर्थन करता रहा है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कुछ घटनाएं हैं और प्रधानमंत्री उनके शासन प्रणाली के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो देखिए, भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता, ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। ताशकंद शिखर सम्मेलन लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में। शिमला सहमति श्रीमती इंदिरा गांधी और पंचशील समझौता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में जो है ये भारत और चीन के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान विषय के लिए UGC नेट का जो है ये दिसंबर 2008 का प्रश्न पत्र था, जिसको हमने पूरी व्याख्या और विश्लेषण के साथ सॉल्व किया है। और ये पेपर दोस्तों आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।